Hello students, here our next lecture of class 6th subject science chapter 10th motion and measurement of distances. ओके तो मोशन का मीनिंग होता है क्या? गति. तो एक जगह से दूसरी जगह या क्या स्पीड खैर अलग है. मोशन मीन्स होता है गति एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस. किसी भी डिस्टेंस को अगर आप घर से स्कूल आ रहे हो तो उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, कितनी दूरी पे है, कितने किलोमीटर पे दूर है, कितना मीटर दूर है, आप कैसे उसे मेजर करते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे. ओके तो हमारा चैप्टर क्या है? मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस. मेजरमेंट मीन्स नापना, डिस्टेंस को कैसे नापेंगे उसके बारे में जानेंगे. डिस्टेंस दूराई हो गया, मोशन गति है. ठीक है, तो मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, आवर चैप्टर नंबर 10. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सो देयर अगेन पहेली और बूझू से ही आपका चैप्टर स्टार्ट है. तो देयर वॉज अ जर्नल डिस्कशन अमंग द children in Paheli and Bujo's class about the places they had visited during the summer vacation. अभी आप लोगों के भी समर वैकेशन चले थे. आई नो इस बार तो आप कहीं जा नहीं पाए होंगे, लेकिन जब भी समर वैकेशन होता है या विंटर वैकेशन होता है तो हम लोगों को चाहिए कि चलो अभी तो स्कूल की छुट्टी है तो हम कहीं घूम के आए, है ना. तो ऐसा ही डिस्कशन, एक जर्नल सा डिस्कशन बच्चों के बीच चल रहा था. टीचर क्लास में नहीं थे तो बच्चे बता रहे थे कहाँ कहाँ वो अपने समर वैकेशन में घूम के आए, कौन किस किस चीज़ों से वो उन्होंने ट्रैवल किया. कोई कह रहा था कि हम तो ब्लैक कार्ड से गए थे, कोई कह रहा था कि हम तो बस से गए, ट्रेन से गए. तो एक नॉर्मल सा डिस्कशन जैसे आप लोगों के बीच में होता है ना कि हाँ मैं तो मामा के घर गया था, मैं गांव गया था, मैं दिल्ली गया था, तो वैसा ही डिस्कशन इनकी क्लास में भी चल रहा था. तो समवन हैड गॉन टू देयर नेटिव विलेज बाय अ ट्रेन. कोई तो अपने आसपास जो उनका गांव था, नज़दीक का जो गांव था वहाँ पहले ट्रेन से, कोई ट्रेन से गया. उसके बाद ट्रेन से उतरने के बाद उन्होंने बस पकड़ी, देन अ बस एंड फाइनली अ बुलक कार्ट. जब वो गांव में एंटर करने वाले थे तो फिर उन्हें एक बुलक कार्ट की भी जरूरत पड़ी थी. ठीक है, वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन. तो एक स्टूडेंट ऐसा भी था, एक बच्चा ऐसा था जिसने बताया कि वो तो एरोप्लेन से गया था. ठीक है, जहां भी उसको जाना था वैकेशन को स्पेंड करने के लिए वो एरोप्लेन से गया था. अनदर स्पेंड मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल्स बोट. और एक बच्चा और ऐसा था जो कि छुट्टियों में अपने अंकल के यहाँ गया हुआ था और अंकल के साथ उसने क्या किया, अपनी बहुत सारी मतलब जो उसकी छुट्टियां थी फिशिंग ट्रिप्स में वो गए थे. मतलब कि फिशिंग ट्रिप मतलब फिश को पकड़ने के लिए वो जाते थे, अंकल की बोट में वो जाता था और उसने अपना हॉलीडे कुछ ऐसे स्पेंड किया, बहुत एंजॉय उसने किया था. ठीक है, तो फिर उसके बाद देन टीचर क्लास में आती हैं और आते हैं तो उससे पूछते हैं. द टीचर देन आस्क देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दैट मेंशंस अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स दैट मूव ऑन द सॉइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स. तो फिर उसके बाद टीचर ने सारे बच्चों से बोला कि चलिए ठीक है, आपका डिस्कशन हो गया हो तो अब एक काम करते हैं, आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़िए और उसमें जो छोटे छोटे से व्हील के, छोटे से पहियों की जो व्हीकल्स होती है जो कि मार्स की सॉइल में चल सकती है, जिसके हेल्प से हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, तो उनके बारे में आप पढ़िए, ऐसा कहा टीचर ने. तो दीज व्हीकल्स वर टेकन बाय स्पेस क्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स. तो अब आप सोचोगे कि मार्स में कैसे इनको ले जाया जाता है छोटे छोटे व्हील वाले को. तो मार्स में जाने के लिए क्या होते हैं बेटा, स्पेस क्राफ्ट होते हैं. तो वो स्पेस क्राफ्ट में उनको भेजा जाता है और उसके बाद वो क्या करते हैं, मार्स की सॉइल में चलते हैं, जिससे कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम उससे कंडक्ट कर सकते हैं. मतलब कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें उससे मिलती है. ओके, मीनवाइल पहेली had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम. तो नॉर्मली जैसे पहेली अच्छी है पढ़ने में, हमें पता है कि पहेली इंटरेस्टेड है पढ़ाई में, तो वैसे ही पहेली क्या कर रही थी, कुछ स्टोरीज पढ़ रही थी एंशिएंट इंडिया, मतलब कि बहुत पुराने टाइम के बारे में पढ़ रही थी. एंड वांटेड टू नो, मतलब कि कैसे पुराने ज़माने में जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उसके बारे में वो जान रही थी. ठीक है, तो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो वहाँ से पहेली को कुछ चीज़ें देखने को मिली या कुछ उस बुक में उसको मिला था. तो चलिए हम भी जानते हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट की कहानी के बारे में. हम जानते हैं कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कैसे डिस्टेंस को वो कवर करते थे, कैसे, जैसे एक बच्चे ने बोला एरोप्लेन, अगर जब एरोप्लेन नहीं था तो वो कैसे जाते होंगे, कैसे उस डिस्टेंस को उन्होंने ट्रेवल किया होगा. तो लॉन्ग अगो,
बहुत टाइम पहले पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो तब ना लोगों के पास कुछ नहीं था, इवन एक साइकिल तक नहीं होती थी, उन्हें आइडिया ही नहीं था ऐसा भी कुछ होता है। तो लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कोई भी ट्रांसपोर्ट का साधन उनके पास नहीं था। ट्रांसपोर्ट मीन जैसे कि गाड़ी, बुलक कार्ट और साइकिल वगैरह। ओके, तो दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। तो पता है उनके पास ऑप्शन क्या था? उनके पास एक ही ऑप्शन था कि अपने पैरों से चल के जाना है और जितना भी सामान आपके पास है अपनी पीठ में ढोके वो जाते थे। मतलब कितना भी सामान हो, कहीं भी जाना हो, अगर बहुत अर्जेंट हो गया तब भी उन्हें पैदल ही जाना पड़ता था। कोई बीमार हो गया तभी भी वो पैदल ही जाते थे, बहुत टाइम लग जाता था। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था रास्ते में ही पेशेंट की डेथ हो जाती थी क्योंकि हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाते थे। तो और अगर सामान लेके जाना है तो कितना ही बोझा भारी हो, वो पैरों से उन्होंने चलना है, पैदल चलना है और साथ ही साथ अपने सामान को भी अपने बैग में कैरी करके लेके जाना था। ओके, वो ऐसे जाते थे। लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज एनिमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फिर थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा उन्होंने एनिमल्स का यूज़ किया। उस टाइम पे लोगों ने फिर क्या किया, एनिमल्स का यूज़ किया कि चलो ठीक है हमारे पास बाकी कुछ नहीं है तो हम क्यों ना एनिमल्स पे बैठ के जाएं या एनिमल्स पे सामान को ढो दें। एनिमल के ऊपर किसी जानवर के ऊपर जैसे घोड़े वगैरह इनके ऊपर सामान रख देते हैं और वो क्या करेंगे फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में इनको यूज़ कर लेते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा। ठीक है, For transport through water routes, boats were used from ancient time। तो अब जब पानी वगैरह में जब जाना था तो उस टाइम पे पुराने टाइम से ही बोट का यूज़ तो हो ही रहा था। ठीक है, बोट तो हम देखते हैं कि अगर पुरानी स्टोरी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे नाव वर्ड तो आपको मिलेगा ही, बोट होती थी। जैसे कि हम रामायण में भी देखते हैं, आप रामायण देखते होंगे उसमें भी देखा होगा आपने कि एक केवट था जब राम जी वनवास जा रहे थे तो उस टाइम पे भी उन्होंने दिखाया था ना कि वो कैसे बोट में बैठ के जा रहे थे। तो इसका मतलब ये कि बोट का इन्वेंशन बहुत सालों पहले हो गया था। इवन रामायण के टाइम पे ये बोट का इन्वेंशन हो गया था। तो वाटर वाले के लिए तो प्रॉब्लम नहीं थी कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत हमेशा तो तैर के उन्होंने नहीं जाना है, बोट से जाना है। तो टू बिगिन विथ बोट वर सिंपली लॉग ऑफ वुड इन विच अ हॉलो कैविटी कुड बी मेड। तो लेकिन जब स्टार्ट हुआ था मतलब कि जब बोट का यूज करना स्टार्ट किया था इंसान ने तो एक छोटी सी लकड़ी का एक टुकड़ा वो होता था जिसमें कि एक हॉलो कैविटी मीन्स खाली कैविटी, खाली होता था, वो खोखला होता था और लकड़ी से मिलके बना हुआ होता था। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने लायक वो होता था। ठीक है, तैरते नहीं थे, डूबने लायक वो नहीं था, मतलब कि डूबाता नहीं था, लेकिन एक पार से एक कोने से दूसरे कोने जाने लायक वो था, नॉर्मल सा होता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप टू द बोर्ड्स। तो सबसे पहले तो एक सिंपल सी लकड़ी का यूज वो करते थे और एक हॉलो कैविटी का वो होता था, खोखला होता था और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में वो उनको हेल्प करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे लोग आगे बढ़े, थोड़े थोड़े दिमाग उनमें आना स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम लकड़ी के और पीसों का भी तो यूज कर सकते हैं। जब लकड़ी का एक पीस, एक लॉग हमें हेल्प कर रहा है तो बाकी के लॉग भी तो हेल्प कर सकते हैं अगर उनको ज्वाइन करें। तो उन्होंने उनको ज्वाइन किया और एक बोट का शेप दे दिया। तब से ये बोट चलने लगी और तब से ये थोड़ा बहुत और ज़्यादा अच्छा होने लगा कि चलिए काम करते हैं, मतलब कि बोझा ढोने में, मतलब सामान को लेके जाने में, अगर 2 लोगों के बैठने के लिए, 3 लोगों के बैठने के लिए धीरे धीरे इन्वेंशन होता रहा और थोड़ा आगे को ये और चेंजेस इसमें आते रहे। ठीक है, These shapes imitate the shape of the animal living in water। तो ये जो शेप था, imitate means कॉपी। कहाँ से कॉपी की गए थे बेटा? बोट का शेप कहाँ से लिया गया था? बोट का शेप लिया गया था, एक आइडिया आया, पता है आपको? हमारे पास इतना दिमाग था ना, मतलब उस टाइम के लोगों के पास इतना ज़्यादा दिमाग था, उनको बाद में पता चला कि हमारे पास हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो पता है क्या किया उन्होंने ना, क्लियरली ऑब्जर्व किया, बहुत टाइम तक ऑब्जर्व करते रहे कि मछली कैसे दिखती है और पानी में रहने वाले बाकी और कौन से होते हैं, मतलब फिश होता है, स्टार फिश है और क्रोकोडाइल है, ये सभी कैसे दिखते हैं। उन्होंने आइडिया लगाया और जब उन्होंने आइडिया लगाया ना उनको दिखा कि अरे इनकी बॉडी तो स्ट्रीमलाइंड होती है। ये जैसे उन्होंने फिश को सबसे पहले देखा और फिश को देखा तो उन्होंने कहा कि फिश की बॉडी तो कुछ ऐसी होती है, आगे से क्या होती है, पतली, पीछे से भी पतली, बीच से मोटी होती है। तो ऐसे शेप को क्या कहा जाता है बेटा? स्ट्रीमलाइन कहा जाता है ना, पढ़ के आ चुके हैं। तो वहां से उन्होंने आइडिया लगाया कि पानी में रहने वाले जानवर इसीलिए नहीं डूबते हैं क्योंकि उनकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। तो वहां से उन्होंने स्ट्रीमलाइन शेप के या उसी शेप के जो ट्रांसपोर्ट के मीडियम थे, मीन्स था, उसको बनाना उन्होंने स्टार्ट किया। तो रिकॉल आवर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8 एंड 9। तो चैप्टर 8 एंड 9 में हमने स्ट्रीमलाइन बॉडी के
बारे में बात करी थी ना फिश की, तो उसको रिकॉल कीजिए। तो ये जो बोट बनाने का आइडिया था, बोट के शेप का जो आइडिया था, वो कहाँ से आया था बेटा? वो आया था फिश को देख के, क्योंकि फिश अपनी स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से डूबती नहीं है, वो तैर पाती है। तो वैसा ही आइडिया लगाया और क्या कर दिया गया, उसे बना दिया गया बोट को। तो बोल रहे हैं कि इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जब व्हील, जब पहिया बनाना, धीरे धीरे फिर टाइम आगे बढ़ता गया, लोग थोड़ा और समझदार होते गए, तो और ज़्यादा समझदार होते गए, तो उनके दिमाग में और ज़्यादा अच्छे अच्छे आइडियाज़ आने लगे, तो वहाँ पे बनाया गया एक पहिया। ठीक है, व्हील मीन्स पहिया। और इसका जो इन्वेंशन था, इसने तो सारे के सारे मोड्स को पलट के रख दिया। जितने भी ट्रांसपोर्ट थे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जितने थे ना, मतलब कि क्रांति ला दी हम कह सकते हैं, पूरा का पूरा इसने चेंज कर दिया। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो उसके बाद इसको डिज़ाइन किया गया और इम्प्रूव किया गया, इम्प्रूवमेंट होती गई। एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव ऑन व्हील। पहले नॉर्मल व्हील का बनाया गया, उसके बाद गाड़ियाँ, बुलक कार्ट टाइप बनाई गई, जिसमें कि एनिमल्स का यूज़ किया गया, पहियों के साथ एनिमल्स का यूज़ किया गया। तो कार्ट्स वगैरह बनाए गए, ताकि अब जब कुछ इस तरीके से बेटा ये ऐसा बनाया गया कि एनिमल भी रहे और उसमें पहिया लगा दो, और लकड़ी का यूज़ तो वो जानते ही थे, तो और कुछ इस तरीके से उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए या बोझा ढोने के लिए कुछ इस तरीके से उनका यूज़ कर लिया। ठीक है, कार्ट को, जो कार्ट उन्होंने बनाया उसे खींचने के लिए, क्योंकि अब खींचने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, धक्का देंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करते हैं, एनिमल्स का यूज़ करते हैं, जो कि इस कार्ट को वो खींचेगा। ओके, तो व्हील वाली जो गाड़ी होती है उसे खींचेगा। अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के आसपास जब स्टार्ट हो रहा था 19th सेंचुरी, पीपल स्टिल डिपेंडेंट ऑन एनिमल। लेकिन पीपल, व्हील उन्होंने बना लिया था, बोट उन्होंने अच्छी खासी बना ली थी, एनिमल का यूज़ उन्होंने सीख लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक भी अब इतना ज़्यादा इन्वेंशन वो नहीं कर पाए थे। वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल पे ही डिपेंड थे। ठीक है, एनिमल पे ही वो डिपेंड हो रहे थे अपने ट्रांसपोर्ट के लिए, और बोट पे और शिप पे। ठीक है, मतलब कि तीन ही चीज़ इनको पता थी उस टाइम पे, एनिमल्स, बोट एंड शिप्स, टू ट्रांसपोर्ट दैम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दे स्टिल डिपेंडेंट ऑन एनिमल, बोट एंड शिप। तो उस टाइम पे 19th सेंचुरी पे। ठीक है, तो द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, उसके बाद फिर और एक इन्वेंशन हुआ भाप के इंजन का। ठीक है, तो द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जब भाप का इंजन बना ना, तो इसने तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस ले आया, एक नया मीन ले आया, एक मॉडर्न मीन ले आया ट्रांसपोर्ट का। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट ये माना जाता है ट्रांसपोर्ट में। जैसे कि रेल रोड वर मेड फ्रॉम स्टीम इंजन, ड्राइवन कैरेज एंड वैगन्स। तो जो रेल रोड्स थी उनका यूज़ किया गया, स्टीम इंजन का उनका यूज़ किया गया। इनमें क्या होते थे बेटा, कैरेज मीन्स ढुलाई करने के लिए इसका यूज़ किया गया, मतलब सामान की ढुलाई करने के लिए इनका यूज़ किया जाए। एंड वैगन मीन्स जिसमें कि डब्बे होते थे, अलग अलग ट्रेन में कैसे डब्बे होते हैं ना, तो वैसे इंजन का, स्टीम इंजन का फॉर्मेशन इसमें किया गया। ठीक है, तो मतलब कि एक क्रांति सी आ गई कि चलो ठीक है, कुछ तो हमने इन्वेंट किया, बहुत अच्छा इन्वेंशन यहाँ पे को हुआ। तो उसके बाद अब देखिए, लेकिन जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले किसका यूज़ किया था, फिर उसके बाद किसका यूज़ किया था, क्योंकि अभी आपने ये जो डायग्राम है ना, इसको सीक्वेंस में लगाना होगा कि एनिमल, ह्यूमन बीइंग ने सबसे पहले किसका यूज़ किया था। ठीक है, मतलब कि जैसे क्या उन्होंने सबसे पहले बस का यूज़ किया था, नहीं किया था ना, तो किसका यूज़ किया था बेटा, क्या ट्रेन का यूज़ किया था फिर सबसे पहले स्टीम इंजन का? नहीं किया था। तो आपको क्या करना है, इनको सीरियल वाइज लगाना है। तो अभी तो हमने थोड़ा तो पढ़ लिया ना, उसके बाद अब हम देखते हैं लेटर कम। नाउ टर्न योर पेज एंड ओपन पेज नंबर 96। लेटर ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर कार, ट्रक्स एंड बसेस। उसके बाद क्या आई, ये स्टीम इंजन के बाद थोड़े टाइम तक ये चला, उसके बाद क्या आया, अब ऑटोमोबाइल की जो हमारा ऑटोमोबाइल फील्ड था वो एक्टिव हो गया। यानी कि अब एक नया फील्ड यहाँ पे निकल आया, जहाँ पे मोटर कार्स वहाँ पे बनाए गए, ट्रक और बसेज आने लगी। कुछ एक नया वहाँ पे लोगों के लिए बहुत ही एक नया और बहुत ही एक्साइटेड वो रहते थे इनको देखने के लिए। आपको भी ध्यान होगा, बचपन में आप कितने खुश होते थे गाड़ियों को देख के, है ना। तो वैसे ही वो लोग भी खुश होते थे। तो कार, ट्रक, बसेस, उनके पास बसेस बनाई गई। मोटराइज बोट एंड शिप वर यूज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। इवन वाटर के लिए भी जो नॉर्मल शिप का यूज किया जाता था, नॉर्मल बोट्स का यूज किया जाता था, लेकिन अब क्या यूज किया जाने लगा, मोटराइज्ड बोट का यूज किया जाने लगा। ठीक है, तो फिर बोल रहे हैं द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। तो एरोप्लेन का और 1900 के आसपास ही
किसका डेवलपमेंट हो गया था, स्टार्टिंग में ही 1900 के स्टार्टिंग के साल में ही एरोप्लेन का डेवलपमेंट हो गया था। यानी कि 1900 तक पहुंचते पहुंचते हम लोग बहुत ज़्यादा, जो ह्यूमन बीइंग था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था, बहुत ज़्यादा दिमाग उसने लगाना शुरू कर दिया था, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन यहाँ पे हो गया था। तो दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स। तो पहले सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल चीज़ों के लिए वैसे ही यूज़ किया जाता था, लेकिन उसके बाद इनको इम्प्रूव किया गया, इनमें शीट्स बढ़ाई गई। किस चीज़ के लिए, पैसेंजर तो आए लोग तो बैठे ही बैठे, साथ ही साथ उनका सामान भी आ जाए, कुछ इस तरीके से मैनेज उसे किया गया। ओके, इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन एंड स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी। तो क्या क्या थी, जैसे कि छोटी छोटी ट्रेन हो गई, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स बहुत तेज आवाज़ें करते हैं, एंड स्पेस क्राफ्ट, ये सारे 20th सेंचुरी के क्या हैं, हमारे इन्वेंशन है। ठीक है, 20th सेंचुरी में आके यहाँ पे इनका इन्वेंशन हुआ, बहुत सारी नई चीज़ें हमें देखने को मिली। तो फिगर 10.1 शोज, मैंने कहा था ना आपसे, फिगर 10.1 शोज सम ऑफ द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमें फिगर 10.1 डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शो करता है। अभी हम देखेंगे इसे करना क्या है। प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर, इन सभी को एक करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट, तो जो सबसे पहले यूज किया गया था और अभी जो सबसे ज़्यादा रिसेंट है, सबसे ज़्यादा नया, सबसे पुराने से सबसे नए की तरफ आपने बढ़ना है आगे। तो चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले क्या यूज़ किया गया होगा बेटा, ऑफ कोर्स यहाँ पे तो यही यूज़ किया गया होगा, है ना। उसके बाद साइकिल का यूज़ किया गया होगा, उसके बाद किसका यूज़ किया होगा, इंजन का, फिर बस का, फिर ये मोटराइज ट्रिप का, उसके बाद ट्रेन का। तो आपने क्या करना है, इनको अरेंज करना है, सबसे पुराने से सबसे नए की तरफ आपने बढ़ना है। ठीक है, तो ये आपने अरेंज करना है। और उसके बाद हमारा आपसे क्या पूछा जा रहा है, आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट वी आर नॉट इन यूज टूडे। तो इनमें से क्या आपको कोई ऐसा अर्ली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिख रहा है जो हम अभी आजकल यूज़ नहीं करते हैं? तो अगर दिख रहा है तो येस, और कौन सा, और अगर नहीं दिख रहा है तो नो लिख दीजिए। या इसमें नहीं, इसके अलावा भी, डायग्राम के अलावा भी कोई और आपको नज़र आता है, या कोई और आपको याद आ रहा है कि हाँ पिछले ज़माने में या पुराने ज़माने में ये हम यूज़ करते थे, या हमारे जो पुराने एंसेस्टर हैं वो यूज़ करते थे, हम नहीं यूज़ करते हैं मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट में, तो बताइए। ओके, तो नेक्स्ट है, हाउ वाइड इज दिस डेस्क। तो अब बोल रहे कि जो हमारी क्लासेस में डेस्क होते हैं ना बेटा, तो वो कितना वाइड होता है उसके बारे में जानते हैं, क्या बताया जा रहा है, देखते हैं। इंटरेस्टिंग सा ये लग रहा है। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड। अब एक क्वेश्चन आता है कि अब पुराने ज़माने में जब ऐसा कुछ था नहीं, या अभी भी कैसे पता चलता है कि हम कितनी दूर चले गए। हमसे कहते हैं ना 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ये पता कैसे चलता है? पहले ज़माने में लोग कैसे पता करते होंगे कि हमने कितना ट्रैवल कर लिया है, हम कितनी दूर चल के आ गए हैं। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और अ रिक्शा टू रीच योर स्कूल। आप कैसे पता करोगे कि आप अपने स्कूल से आप पैदल चल के पहुंच जाओगे, या पैदल चल के स्कूल पहुंच जाओगे अपने घर से, या आपको एक रिक्शा या बस की ज़रूरत पड़ेगी? आपको कैसे पता लगेगा डिस्टेंस कितनी है? मतलब कि ठीक है आप गए हो स्कूल, पहले तो आपको पता है कि बहुत दूर है, लेकिन वो दूर को आप क्या बोलोगे, कितनी दूर है, आप कैसे इसे बताओगे? या आप अगर फर्स्ट डे जा रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा? तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग इज इट पॉसिबल फॉर टू वॉक टू द मार्केट। जब भी आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत पड़ती है तो क्या ये पॉसिबल है कि आप मार्केट पैदल चले जा सको? हाउ विल यू नो टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप कैसे जानोगे इन क्वेश्चन का आंसर? अगर मार्केट नज़दीक है, आप बोलोगे अरे यहीं पे तो है, 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, तो पैदल चलते हैं, है ना, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो फिर इन चीज़ों के बारे में पता कैसे चलता है, कैसे आप आइडिया लगाते हो, या कैसे बताया जाता है, कैसे हम बताते हैं ऐसा? तो बोल रहे हैं कि इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज। ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि कोई भी जगह कितनी दूर है, कितने पास है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया। तो इसके इसके लिए हमें एक आइडिया होना चाहिए, हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। तो अगर आपको पता है कि वो कितनी दूर है तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपको ये आइडिया है कि वो जगह कितनी दूर है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने गाड़ी से जाना है या ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है, या आपने पैदल जाना है। ओके, तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा। तो हाउ विल यू नो द, अच्छा फिर उसके बाद बोल रहा है कि वॉक, जैसे कि कैसे आपने जाना है, चल के जाना है, टेक अ बस और अ ट्रेन, आपने ट्रेन लेनी है, बस लेनी है, आपको शिप की ज़रूरत पड़ेगी, एंड एरोप्लेन की ज़रूरत पड़ेगी,
और इवन स्पेस क्राफ्ट, किसकी जरूरत पड़ेगी अगर आपको मून में जाना है, मार्स में जाना है, मार्स में जाना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, स्पेस क्राफ्ट की पड़ेगी, है ना। अगर बहुत दूर जाना है तो फिर बस की, ट्रेन की भी पड़ सकती है। तो इसके लिए एक आइडिया होना चाहिए कि कितनी डिस्टेंस को आप कवर करने वाले हो, ओके, या कितनी दूर पे आपने जाना है, ओके। तो सम टाइम देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनकी लेंथ के बारे में, लंबाई और चौड़ाई के बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें चाहिए कि हम उसके बारे में जानें, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, इसको जानने की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो फिर अब ये कैसे करेंगे, ये तो क्वेश्चंस पे क्वेश्चन आ रहे हैं ना बेटा। इन पहेली एंड बूझोस क्लासरूम, तो चलिए जानते हैं पहेली और बूझो, या आप अपने आपको इमेजिन कर लीजिए। तो पहेली और बूझो के क्लासरूम में या हमारी क्लासरूम में देयर आर लार्ज डेस्क विथ विच आर टू बी शेयर्ड बाई टू स्टूडेंट। तो एक बड़ा सा डेस्क था जो कि एक डेस्क दो बच्चे शेयर करते हैं, ठीक है, दो बच्चों के लिए वो होता है। तो पहेली एंड बूझो शेयर वन डेस्क, तो पहेली और बूझो एक डेस्क में बैठते हैं। तो बट फ्रीक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज यूजिंग अ लार्जर शेयर ऑफ डेस्क। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि एक के पास बहुत बड़ा हिस्सा और एक के पास छोटा। कभी कभी आप भी बोलते हो ना कि मैम सीट नहीं हो रही है, हमारे बैग रखने के लिए सीट नहीं हो रही है, या ये एक एक्स्ट्रा बच्चा आ गया है, या इन्होंने पूरी सीट घेर ली है, ऐसे तो बोलते हो आप लोग। तो ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा था, कभी कभी ये देखने को मिलता था कि एक के पास बहुत बड़ा एरिया आ गया है और दूसरे को नहीं आ पा रहा है, मतलब कि कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम। तो अब इस बारे में टीचर ने सजेस्ट किया कि आप बेटा आप एक काम कीजिए, ऑन द टीचर सजेशन, टीचर्स के सजेशन पे, टीचर्स के सुझाव पे, दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क। उन्होंने कहा कि चलिए, पहेली और बूझो में हमेशा लड़ाई होती थी इस बात से कि नहीं आपने ज़्यादा डेस्क शेयर कर लिया है, मेरे यहाँ जगह नहीं हो रही है, मेरे बैग के लिए जगह नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों में होती है ना। तो वैसे पहेली और बूझो में भी हो रही है। तो अब बात इतनी बढ़ गई कि टीचर के पास चले गए। तो टीचर ने उन्हें बहुत अच्छा सजेशन दिया कि आप क्यों नहीं लेंथ मेजर कर लेते। तो टीचर ने बोला कि आप लेंथ को मेजर कर लीजिए और आधा आधा शेयर कर लीजिए, मीन्स कि एक मार्क कर दीजिए, यहाँ पे से इधर आपका नहीं आएगा, यहाँ से इधर ये मेरा एरिया है ना। तो बोल रहे हैं कि दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो क्या करेंगे, डेस्क की लेंथ को मेजर करेंगे। अब कैसे करेंगे बेटा, मेक अ मार्क, टीचर ने कहा कि मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ इट एंड ड्रॉ अ लाइन टू सेपरेट द टू हाफ्स ऑफ द डेस्क। टीचर ने कहा कि जैसे ये डेस्क है, जैसे ये डेस्क है, तो टीचर ने कहा कि एक सेंटर, जो इसका सेंटर है उस पर मार्क कर दीजिए और एक लंबी सी लाइन खींच दीजिए, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ ये सेंटर वाला पोर्शन है, तो इधर साइड वाला मेरा, उधर साइड वाला मेरा, है ना। एक साइड बूझो का हो जाएगा, एक साइड पहेली का हो जाएगा। तो बोल रहा है कि बोथ पहेली एंड बूझो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। तो फॉन्ड मीन्स बेटा बहुत ज़्यादा, फेवरेट हम कह सकते हैं। तो पहेली और बूझो को बहुत पसंद था गिल्ली डंडा खेलना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बूझो बॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विथ हिम। तो बूझो के पास हमेशा रहता था, वो घर से स्कूल लेके आता था गिल्ली डंडा का सेट, तो उसको बहुत ही कुछ ज़्यादा ही पसंद था। तो वो अपने साथ गिल्ली डंडा लेके आता था ताकि इंटरवल हो या स्पोर्ट्स हो तो उस टाइम पे वो खेल सके, ओके। हेयर इज हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग अ डंडा एंड द गिल्ली। तो अब देखते हैं कैसे उन्होंने कोशिश की कि कैसे वो गिल्ली डंडा से नाप सकें लेंथ को, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन अभी उनको नज़र नहीं आ रहा था कि कैसे बराबर करें। तो ऐसे देख के तो नहीं पता चलेगा ना मिडिल पोर्शन कहाँ पे है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम गिल्ली डंडा का यूज करते हैं, उससे मेजर करते हैं। तो अब देखिए जैसे इसमें कर रखा है, ये मेजर कर रहे हैं बेटा, यहाँ से और उसके बाद एक लाइन खींच दी, तो दो इक्वल हाफ में उन्होंने उसको बांट दिया है कुछ इस तरीके से, ओके। ये वाला देखिए, तो देखिए आगे देखते हैं। द डेस्क सीम टू बी हैविंग अ लेंथ इक्वल टू 2 डंडा लेंथ एंड 2 लेंथ ऑफ द गिल्ली। तो जो डेस्क जब उन्होंने नापा ना, तो उन्होंने देखा कि वो किसके बराबर है, 2 डंडे के लेंथ के बराबर है। एक डंडा यहाँ आया, एक डंडा यहाँ आया, और बीच में जो स्पेस बच गया वो 2 गिल्लियों ने फिल कर दिया। तो इससे पता चल गया कि एक डंडा एक गिल्ली एक साइड आएगा, एक डंडा एक गिल्ली एक साइड आएगा, और उसके बीच में हम एक लाइन खींच देंगे तो उसका सेंटर पोर्शन हो गया, ठीक है। अब इन्होंने लाइन खींच ली। अब थोड़े दिन तक तो बहुत सही रहा, ये सारी चीज़ें चलती रही। तो ड्रॉइंग अ लाइन इन द मिडिल ऑफ द डेस्क, leave each of them happy with the half of the desk equal to a danda and a gilli in length। तो अब देखो ये खुश हो गए, दोनों के दोनों खुश हो गए कि चलो अब मिडिल मतलब कि बीच में सेंटर में पार्टीशन हो गया है, एक डंडा एक गिल्ली के बराबर एक साइड का डेस्क आया और एक डंडा एक गिल्ली के बराबर दूसरे साइड का आया, तो अब कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से अपनी अपनी जगह में अपना अपना सामान रखेंगे। दोनों बहुत खुश थे। तो बोल रहे हैं आफ्टर अ फ्यू डेज, लेकिन थोड़े दिनों बाद, द मार्क्ड लाइन गेट्स वाइप्ड आउट। तो जो लाइन उन्होंने मार्क करी थी वो मिट गई,
ठीक है, अब प्रॉब्लम हो गई। भूजो नाउ हैज अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा। तो भूजो ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा से मेजर कर लेते हैं, इस बार तो मेरे पास नया गिल्ली डंडा है, क्योंकि पुराना वाला क्या हो गया था, खो गया था। एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन, पुराना वाला खो गया था, तो उसे गिल्ली डंडा खेलने का तो बहुत शौक था, तो उसने क्या किया, नया ले लिया। ठीक है, हेयर इज हाउ। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम टू मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। तो अब लेंथ उसने कहा कि चलिए दोबारा से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। दोबारा से जैसे ही उसने ट्राई किया मेजर करने के लिए, तो कुछ इस तरीके का, पहले वाले गिल्ली डंडा से तो कुछ आधा इधर पार्टीशन हो गया था, एक गिल्ली एक डंडा, एक गिल्ली एक डंडा, यानी कि 2 गिल्ली 2 डंडे के बराबर पहले जो डेस्क को जो मेजर किया था वैसा था। नाउ अब इसने यहाँ पे भी यही किया, इसने क्या किया, लेंथ को मेजर करना स्टार्ट किया गिल्ली और डंडा से। तो अब जब यहाँ पे वो मेजर करना स्टार्ट किया तो हुआ क्या, देखिए फिगर 10.3 में कुछ इस तरीके से मेजर करना स्टार्ट किया, तो वो देख रहे हैं कि एक गिल्ली के लिए जगह नहीं हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बोले कि हेलो नाउ व्हेन मेजर विद द नाउ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा द डेस्क लेंथ सीम टू बी अबाउट 2 डंडा लेंथ एंड 1 गिल्ली लेंथ विद अ स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट। तो अब उसने जब नए गिल्ली डंडे के साथ मेजर करना स्टार्ट किया तो बूझो तो शॉक हो गया। क्यों? क्योंकि पुराना वाला गिल्ली डंडा तो बिल्कुल एग्जैक्ट था, 2 गिल्ली और 2 डंडे फिट आए और बीच से पार्टीशन कर लिया, लेकिन नया वाला गिल्ली डंडा शायद कुछ बड़ा था, तो उससे क्या हो गया, जो डेस्क की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, दो डंडों के लेंथ के बराबर तो आ रही थी, लेकिन 1 गिल्ली लेंथ विद अ स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट। देखो यहाँ पे को क्या हो गई, जगह खाली हो गई ना, थोड़ी सी जगह खाली हो गई, इसमें एक गिल्ली तो आ ही नहीं रही थी पूरी की पूरी। तो अब डेस्क तो बड़ा नहीं हुआ होगा, ऑफ कोर्स, है ना, डेस्क तो नॉन लिविंग है, वो तो बढ़ नहीं सकता, ग्रोथ तो कर नहीं सकता। इसका मतलब कि जो पुरानी वाली गिल्ली डंडा था वो तो छोटा था और ये वाला जो है वो नया है तो वो बड़ा है ना। तो बोला दिस इज लेस देन 1 गिल्ली लेंथ, तो 1 गिल्ली लेंथ, अब जितनी जगह खाली बच गई थी वो 1 गिल्ली की लेंथ से कम थी। नाउ व्हाट, अब क्या करें, अब कैसे पार्टीशन करें? तो व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूजो डू, आप क्या सजेस्ट करोगे पहेली और बूजो को करने के लिए? टू मेजर द लेंथ ऑफ द होल डेस्क, तो पूरे के पूरे डेस्क की लेंथ को मेजर करने के लिए कैन दे यूज अ क्रिकेट विकेट and bells to measure the length, or do you think that this might create the similar problem? तो क्या आप क्या सजेस्ट करोगे, पहेली और बूजो को आप क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे वो लेंथ को मेजर करें, या क्या वो यूज कर सकते हैं क्रिकेट विकेट का जो आप यूज करते हैं? जो क्रिकेट तो सभी खेलते हो ना बेटा, नहीं भी खेलते हो तो विकेट के बारे में तो सभी को पता होगा। तो क्या वो क्रिकेट विकेट का और बेल्स मीन्स गिल्ली, मतलब कि ये जो उसके ऊपर रखते हैं ना गिल्ली, तो क्रिकेट विकेट के ऊपर क्या उसका यूज़ करेंगे? लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर उन्होंने ऐसे ही इसको यूज़ किया तो यही प्रॉब्लम उसके साथ दोबारा से हो सकती है जो पहले हुई थी कि 2 गिल्लियाँ तो 2 डंडे तो फिट आ रहे थे, लेकिन एक गिल्ली के लगाने के बाद दूसरी गिल्ली के जगह छूट जा रही थी, लेकिन जगह इतनी नहीं थी कि वो एक गिल्ली फिट आ सके, है ना। तो अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे को हो गई थी। तो अब क्या आपको लगता है कि ऐसे ही प्रॉब्लम आ सकती है? अब जब ऐसी ही प्रॉब्लम दोबारा आ सकती है तो फिर कुछ और भी तो ट्राई कर सकते हैं ना। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ और वो ट्राई कर सकते हैं। One thing they could do is to take a small length of string, तो एक को क्या कर सकते हैं, एक छोटे से लेंथ का, मतलब कि एक जितनी डेस्क की लेंथ है उस लेंथ का, स्ट्रिंग मीन्स बेटा तार, एक तार का वो यूज कर सकते हैं। एंड मेक 2 पॉइंट्स ऑन इट, और इसके 2 पॉइंट बना देंगे, एक कोने में दूसरा दूसरे कोने में। दिस विल बी द स्ट्रिंग लेंथ, तो ये तार की लंबाई हो जाएगी। दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ, तो वो क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ से डेस्क की जो लेंथ है उसे वो मेजर कर सकते हैं। ओके, तो फिर बोल रहा है कि हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंसेस लेस देन द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, तो वो कैसे मेजर करेंगे, हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग का यूज कैसे करेंगे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो कि स्ट्रेंथ की लेंथ से कम होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से उसने एक तार का यूज किया है, और वो देखिए कैसे वो यूज करेगा उसके बारे में जानते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं इससे मेजर करने के लिए, दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू 1/2, तो वो फोल्ड कर सकते हैं। अगर इतना स्ट्रिंग है तो इसको उन्होंने फोल्ड कर दिया, कुछ इतना हुआ तो अब वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा उसका, तो वहाँ पे 1/2 मार्क वो कर सकते हैं, 1/4 1/4 कर सकते हैं, 1/8, मतलब कि इसको स्ट्रिंग को मार्क करके वो क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, मतलब कि उनको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद
उनकी लेंथ पता चल जाएगी। अगर एक इतना बड़ा है तो उसको आप मोड़ दोगे तो आधा रह जाएगा, वो उसका हाफ हो जाएगा, वहाँ पे मार्क कर दीजिए, फिर और मोड़ दीजिए 1/4 हो जाएगा, फिर और मोड़ दीजिए 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बोल रहा है कि नाउ परहैप्स पहेली एंड बूजो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग। अब शायद ऐसा हो सकता है कि पहेली और बूजो एग्जैक्ट लेंथ को मेजर कर सकें, उनके जो डेस्क की जो लेंथ है उसको मेजर कर सकें इस तार का यूज करते हुए। यू वुड से दैट दे शुड यूज द स्केल इन द ज्योमेट्री बॉक्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। आप ये भी कह सकते हो कि या आपने ये कहा होगा कि ज्योमेट्री बॉक्स वो निकालें और उससे क्या कर सकते हैं, वो ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होती है उस स्केल की हेल्प से, उसमें तो लिखा भी होता है 1 2 3 4, तो उस स्केल की हेल्प से भी वो क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर कर सकते हैं, या उस को क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट लेंथ उससे बता सकते हैं स्ट्रिंग की हेल्प से। यू वुड से दैट दे शुड यूज द स्केल इन देयर। अच्छा ये हो गया, यस ऑफ कोर्स वो कर सकते हैं, आपने बिल्कुल सही बोला, उनको वो स्केल का यूज कर सकते हैं। तो बूजो हैज बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंसेस। तो बूजो पढ़ रहा था एक चीज जिसमें वो देख रहा था कि कैसे लोग पहले डिस्टेंस को मेज़र करते थे जब स्टैंडर्ड स्केल के यूनिट्स हमारे पास नहीं थे, तो यूज टू मेजर डिस्टेंसेस बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल वर मेड एंड ही हैज़ बीन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेस। तो वो जो जानना चाह रहा था कि जब इस टाइप के जब स्केल वगैरह बन गई, तो लेकिन ये स्केल वगैरह बनने से पहले लोग कैसे मेज़र करते थे डिस्टेंस को, कैसे वो पता लगाते थे। तो और उसने ट्राई किया उसको फॉलो करना कि कैसे लोग कौन कौन सी मेथड का यूज़ करते थे। ठीक है, इसको जानने की उसने कोशिश करी। देयर आर सो मैनी ओकेजन्स व्हेन वी केम अक्रॉस अ नीड टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंस। बहुत बार ऐसा मौका आता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें पता हो कि किसी की लेंथ कितनी है, किसी की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया कि आपके घर से सिलथाम कितनी दूर है, तो आप क्या बोलोगे, आप कैसे आप करोगे। तो ये मेथड हमें पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए ना कि हम कितना किलोमीटर बोलें, कितना बोलें। ऐसे थोड़ी बोलोगे कि हाँ मैं गया था नापते नापते गया था 100 स्टेप दूर था, ऐसा तो नहीं बोल सकते है ना। तो अब वो बहुत बार ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है कि हम क्या करें, हम लोगों को बताएं। तो बोला कि द टेलर नीड टू, जैसे कि टेलर की अगर हम बात करें, टेलर जो कपड़े सिलता है, द टेलर नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लोथ टू नो इफ इट इज इनफ टू स्टिच अ कुर्ता। तो जब भी आप टेलर के पास कोई कुर्ता वगैरह सिलवाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले टेलर क्या करता है, उस कपड़े को चेक करता है कि ये कपड़ा इनफ है या नहीं है, इस कपड़े में कुर्ता बन जाएगा या और कपड़े की जरूरत होगी, ये जानने के लिए, है ना। अ कारपेंटर नीड टू मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ अ कबर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट्स डोर। तो एक जो कारपेंटर होता है, बढ़ई जिसे कहा जाता है, जो लकड़ी से जो दरवाजे वगैरह बनाता है, लकड़ी का जो काम करता है, उसको भी मेजर, लेंथ को मेजर करने, उसको भी मेजरमेंट की जरूरत होती है। वो हाइट को, विड्थ को, मतलब कि ऊंचाई को, चौड़ाई को, एक कबर्ड बनाने के लिए उस लकड़ी की हाइट को और उसकी चौड़ाई को वो जानने की कोशिश करता है कि कितनी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, कितनी लकड़ी उसके पास है और कितनी और लकड़ियों की उसको जरूरत पड़ेगी अगर वो डोर वगैरह इससे बनाना चाहता है। तो द फार्मर नीड टू नो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द एरिया ऑफ हिज लैंड टू नो हाउ मच सीड ही कैन शो एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप। तो एक किसान जो है, जो खेती बाड़ी करता है, उसको भी ज़रूरत है जानने की, उसको भी ज़रूरत पड़ती है कि उसके लैंड का एरिया कितना है, कितनी जगह उसके पास है, जिसमें कि जिस वजह से कि वो जान पाएगा कि कितने बीज की ज़रूरत होगी, कितने पानी की उसमें ज़रूरत होगी, कितने मेहनत की उसे ज़रूरत होगी। ठीक है, तो और फिर बोल रहे हैं हाउ मच सीड ही कैन शो, कितना वो सीड उसने बोना चाहिए और कितना ज़्यादा पानी उसको ज़रूरत होगी इस क्रॉप के लिए। ठीक है, सपोज यू आर आस्क हाउ टॉल यू आर। अब सपोज कीजिए किसने आपसे पूछा कि बेटा तुम्हारी लेंथ कितनी है, तुम्हारी हाइट कितनी है, अगर किसने पूछ दिया तो आप क्या करोगे। तो उस टाइम पे बोल रहा है कि यू वॉन्ट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट। तो आप क्या कर सकते हैं, उस समय आप अपने आप को मेजर कर सकते हो। कैसे, अगर आप चाहते हो कि आप बताओ तो अपनी लेंथ को स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे आप एक दीवार पे खड़े होकर भी कर सकते हैं, अपने सिर के पास और अपने पैर के पास मार्क कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने लंबे हो। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी ने पूछ दिया गया कि हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, ये जिस कमरे में आप हो ये कमरा कितना लंबा है, कितना बड़ा है और कितना चौड़ा ये डेस्क है जिस डेस्क में आप अपने बैग रखे हुए हो। हाउ वाइड इज दिस डेस्क, हाउ फार इज इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ कितना दूर है, किसी ने पूछ दिया। या हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम द अर्थ, और अर्थ से मून कितनी दूर है या मून अर्थ से कितनी दूर है, ये आप कैसे पता लगाओगे। ठीक है,
तो ऑल दीज क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन, लेकिन इन सभी क्वेश्चंस में एक चीज कॉमन है कि हम कैसे बताएंगे या क्या है, मतलब जितनी भी चीजें हमसे पूछिए कि एक चीज हमें कॉमन नजर आ रही है, दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। ये सभी के सभी दो प्लेसों के बीच के डिस्टेंस की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। इन सभी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, दो जगहों के बेसिस पे हम बात करें, दिल्ली से लखनऊ, डेस्क एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, रूम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, आपकी हाइट ऊपर हेड से पैर तक, दो जगह की बात हो रही है ना बेटा। तो यहाँ पे ये चीज आ रही, दो जगह की बात हो रही है। तो द टू प्लेसेस मे बी close enough like the two end of a table or they may be far apart। तो ये जो दो प्लेसेस हैं ये हम कह सकते हैं कि एक तो टेबल के दो कॉर्नर हो सकते हैं, जैसे कि टेबल है एक कॉर्नर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की डिस्टेंस हो सकती है। दूसरा जैसे कि दिल्ली से लखनऊ है, बहुत दूर है, तो ये भी हो सकता है, बहुत दूर भी हो सकता है, जैसे कि जम्मू एंड कन्याकुमारी, इसके बारे में भी बात हो सकती है। जम्मू से कन्याकुमारी तक की मेजरमेंट बताओ, आपसे कहा जा सकता है। तो बेटा अब यहाँ पे तो सारे के सारे अभी तक जितने हमने मीन्स पढ़े वो तो सब फेल हो गए, फिर इस बेसिस पे तो आप कैसे आप नापोगे, कैसे डिस्टेंस के बारे में पता लगाओगे। अब इतना जम्मू से कन्याकुमारी तक की जो डिस्टेंस है इसके बारे में हम पता कैसे लगाएंगे, है ना। तो दो चीजों के बारे में तो चलिए जानते हैं। लेट अस डू अ फ्यू मेजरमेंट्स टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू। तो चलिए जानते हैं, कुछ मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि देखते हैं हमने करने की जरूरत क्या है। अगर हमने मेजर करना है तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, क्या जरूरत पड़ेगी, हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो व्हेन वी मेजर डिस्टेंस और लेंथ, जब हम मेजर करते हैं डिस्टेंस और लेंथ को, तो उस टाइम पे किसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं। तो सम मेजरमेंट्स, कुछ मेजरमेंट के बारे में जानते हैं और एक्टिविटी 1 से हम स्टार्ट को करते हैं, ठीक है। वर्क इन ग्रुप्स एंड टीच ऑफ वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी 1 by 1। तो ग्रुप में अगर हम स्कूल में होते तो हम जरूर ये एक्टिविटी करते, हम ग्रुप में हम काम करते और एक्टिविटी 1 by 1 इसको करवाई जाती। अभी भी आप कर सकते हो, घर पे कर सकते हो। यूजिंग योर फुट, अपने पैर का यूज कीजिए एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट को, अपने पैर को एक यूनिट ऑफ लेंथ मान के इसको यूज कीजिए। मेजर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द क्लासरूम, तो क्लासरूम या आपका रूम जो है जहाँ पे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो उस रूम की लेंथ को भी मेजर कीजिए और ब्रेड्थ को भी मेजर, उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है अपने पैर के हिसाब से। जैसे लंबाई ये हो गई और चौड़ाई अगर ये है तो पहले यहाँ से यहाँ तक चलिए और देखिए कि कितने कदम आप चले, ठीक है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से चौड़ाई के लिए यहाँ से यहाँ जाइए और देखिए कि कितने कदम आप चले। ओके बेटा। तो इज इट पॉसिबल दैट वाइल मेजरिंग दीज यू मे बी फाइंड सम पार्ट रिमेन टू बी मेजर्ड एज इज अ स्मॉलर देन योर फुट। तो क्या आपके लिए ऐसा भी आपने देखा कि कभी कभी जब आप किसी दूसरे कमरे को नाप रहे थे, एक कमरे में तो ठीक आया, दूसरे कमरे में आपने देखा हो कि क्या ऐसा हुआ कि आप पैरों से नाप तो रहे थे लेकिन एक पैर पूरा नहीं आ पाया, लास्ट में जो एक पैर था वो आधा ही आया। इज इट पॉसिबल? यस ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके पैरों को नाप के थोड़ी ना बनाया गया है ना। और सबके पैर की लेंथ तो अलग अलग होगी। आपसे बड़े जो एल्डर है उनका पैर आपसे बड़ा होगा, हो सकता है उनमें पूरा फिट आ जाए, स्पेस ना रहे, या उनमें भी उनके उसमें भी स्पेस रहे, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको क्या लगा कि पैर से छोटी जगह खाली रह जा रही है, तो यूज अ स्ट्रिंग, अगेन एक तार का यूज कीजिए। मेजर द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर, तो जैसे आपने यूज अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर, जैसे आपने यूज किया था वैसे इस स्ट्रिंग का यूज कीजिए अपने पैर के पार्ट का लेंथ करने के लिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1, इसमें आपने अपने ऑब्जर्वेशन रखने हैं, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट, अगर आप ग्रुप में, बेटा घर में अगर आप हैं तो अपने भाई बहनों के साथ कर सकते हो, अपने मदर फादर के साथ ही एक्टिविटी कर सकते हो, है ना। तो क्लासरूम की लेंथ यानी कि आपके रूम की लेंथ कितनी थी और चौड़ाई कितनी थी, यानी कि विड्थ कितनी है आपके रूम की, उसके बारे में, जैसे 3 रूम है तो 3 का कर लीजिए, है ना, और बरामदा है तो बरामदा का कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जहाँ पे भी आप मेजर कर सकते हो वहाँ पे मेजर कर लीजिए। यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा कि कितने स्टेप्स के बराबर, कितने फुट के बराबर, कितने पैरों के बराबर वो कमरा है, ठीक है। तो नाउ एक्टिविटी 2 में भी फिर से मेजरमेंट के बारे में दिया गया है। चलिए जानते हैं क्या मेजर करना है। तो वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंड स्पेन एज अ यूनिट टू मेजर। तो बेटा ऐसे आप अपने हाथ का, जैसे बहुत बार हम ऐसे यूज करते हैं ना नापने के लिए, जैसे आप भी डेस्क का तो आपने बहुत बार यूज किया होगा, ऐसा मैंने देखा है आपको ऐसे ऐसे करते हुए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्क इन ग्रुप में काम कीजिए एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंड स्पेन, हर एक अपना अपना
हाथ का यूज़ कीजिए एज अ यूनिट ऑफ मेजर द विड्थ ऑफ द टेबल, जैसे कि इसमें किया गया है, नाप रहा है, वो टेबल को नाप रहा है एक बच्चा, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है कितनी लेंथ है, अब यहाँ से पहले यहाँ से यहाँ तक नापा, उसका इतना आया, तो अब वो यहाँ से यहाँ तक नापेगा कितना है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आपकी जो टेबल की चौड़ाई है या डेस्क की जो चौड़ाई है क्लासरूम में या जिस टेबल में, जो आपका स्टडी टेबल है जिसमें आप अभी पढ़ रहे हो, तो उसकी चौड़ाई को आप नापिए, या उसको वो कितना चौड़ा है उसके बारे में जानने के लिए आप अपने हैंड का यूज़ कर लीजिए, ठीक है, हैंड स्पैन का, यानी कि इस पोर्शन का आपने यूज़ कीजिए। Here too, यहाँ पर भी you may find that you need string length equal to your hand span and then fraction of this string length to make the measurement। तो यहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपको एक तार लेना है अपने हाथ के, मतलब हैंड स्पैन के साइज़ के बराबर, उसके बाद उसको आपने उसका फ्रैक्शन करना है स्ट्रिंग की लेंथ के हिसाब से, ताकि मेजरमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट आ सके। क्योंकि हाथ से आपको ऐसा लगा कि यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ से आने 2-3 बार करने के बाद फिर वो जगह छूट गई, और जगह इतनी नहीं थी कि पूरा हैंड स्पैन उसमें आ जाए, ठीक है, पूरा का पूरा हाथ आ रहा है, आधा ही आ पा रहा है। तो उसके लिए क्या किया, अपने हाथ की लेंथ के बराबर आपने क्या किया, एक तार का यूज़ किया, फिर उसमें जैसे ये तार इतना है, मेरे हाथ की लेंथ के बराबर का तार इतना है, तो आपने नापा तो सही, लेकिन फिर जितना इतनी जगह ये बच गई, तो यहाँ पे आपने फिर से क्या कर दिया, इसे मेजर कर दिया, फ्रैक्शंस में तोड़ दिया ना, हाँ ये इतना, ये है हाफ, इसको कर दिया। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली अगर आपके 2 हाथ और आधा के बराबर आपने नापा है, तो 2 हाथ के बराबर पूरा और 2.5 या आधा इसमें आ गया ना, तो उस हिसाब से हम उसे मेजर कर लेंगे। तो देखते हैं, रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन 10.2 में आपने ऑब्जर्वेशन करने हैं। वी सी दैट, अब 10.2 में देखिए क्या दिया गया है, हु मेजर द विड्थ ऑफ द टेबल, किसने मेजर किया, आपने किया, आपकी सिस्टर ने किया, आपके ब्रदर ने किया, आपकी मदर ने किया, आप उनके बारे में लिखिए, और कितने हैंड स्पैन, अगर आपने किया तो कितनी बार आपको हाथ ऐसे करना पड़ा, 1 बार 2 बार अपने स्टडी टेबल के लिए, 3 बार करना पड़ा, अगर मदर ने किया तो कितने यूज हुए, फादर ने किया तो कितना, ब्रदर ने यूज किया तो कितना, है ना। तो इसके बारे में हमने जानना है, और इसे फिल कीजिए, तो कर सकते हो बेटा, इजीली कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो वी सी दैट मेजरमेंट means the comparison of an unknown quantity विथ सम नोन क्वांटिटी। हमने देखा कि मेजरमेंट एक ऐसी चीज है, मतलब कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तुलना हम कर रहे हैं 2 चीजों की, जिसमें कि कुछ चीजें हमें पता है, कुछ क्वांटिटी हमें पता है, जबकि कुछ क्वांटिटी के बारे में हम अननोन है, हमें नहीं पता है, ठीक है। नोन मीन्स जानना, अननोन मीन्स अनजान, यानी कि हमें नहीं पता होना, ठीक है। तो दिस इज नॉन फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। तो जो एक फिक्स क्वांटिटी होती है ना बेटा, उसे क्या कह दिया जाता है, यूनिट। ओके, द नॉन फिक्स क्वांटिटी, मतलब कि जो वो क्वांटिटी जिसके बारे में आपको पता है, एक फिक्स क्वांटिटी, उसे क्या कह देते हैं, यूनिट। जो भी नॉन फिक्स क्वांटिटी होगी, आप जिसको जानते हो, जैसे कि मैंने कहा कि ये पेन है, ये 1 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है, कितने की है, तो ये जो 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो मैं कह रही हूँ, ये क्या होगा बेटा, एक फिक्स क्वांटिटी है, जो कि यूनिट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन 2 पार्ट्स। तो मेजरमेंट का रिजल्ट हम 2 पार्ट में दिखा सकते हैं, कैसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन एक्टिविटी 1, अगर हम एक्टिविटी 1 की बात करें, कौन सा किया था बेटा, 4th स्टेप वाली एक्टिविटी थी ना, पैरों से नापने वाली। द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट। अगर आपको 12 लेंथ, मतलब कि आप 12 बार चले और उसके बाद आपको लगा कि इसकी लेंथ इतनी है, ठीक है, यानी कि 12 स्टेप के बराबर आपकी है, आपके फुट के बराबर है लेंथ, देन 12 इन द नंबर, देन 12 इज द नंबर, 12 क्या है, एक नंबर है, एंड फुट लेंथ है, नंबर भी है और फुट की लेंथ भी है। तो द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट, तो इज द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट, तो क्या ये मेजरमेंट के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बोल रहा है, इफ एन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट, देन 12 is the number and foot length is the unit selected for the measurement। तो 12 एक नंबर है, यूनिट है, तो इसीलिए इसका हम यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 एंड 10.2। तो अब ये तो आपको पता चलेगा 10.1 में आपने क्या फेल किया है, 10.2 में आपने क्या फेल किया है, उस हिसाब से बात करेंगे। तो बोल रहे हैं कि अब इसकी स्टडी कीजिए। आर ऑल द मेजरमेंट फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडीज फूड। तो क्या सभी के फूड का यूज किया गया था 10.1 एंड 10.2 में, क्या वो सबके फूड का जिनका यूज किया था वो सभी के सभी इक्वल थे बेटा, क्या सबके पैरों की लेंथ बराबर आई थी। आर एवरीबडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पैन ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल, क्या जितने भी लोगों ने यूज किया था हैंड स्पैन का, क्या सभी का इक्वल आया, क्या सभी के हैंड स्पैन उतने ही आए जितना कि आपका आया था। तो परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स मे नॉट बी द सेम। तो हो सकता है कि जितने पैर आपके आए, जितने जैसे 12 आपके 12 फुट स्टेप आए,
तो हो सकता है आपके दूसरे फ्रेंड के 10 आए हो, तीसरे फ्रेंड के 14 आए हो। ऐसे हैंड स्पैन अगर आपका 5 आया तो हो सकता है आपके एक फ्रेंड का 6, एक फ्रेंड का 4 आया, ठीक है। तो अलग अलग ये हो सकता है। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर द स्टूडेंट, तो ऐसे ही पैर की लेंथ भी अलग अलग हो सकती है। देयरफॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग योर हैंड स्पैन और लेंथ ऑफ फुट, तो इसी वजह से जब आप अपने एक मेजरमेंट करते हो, आप किसी चीज को नापते हो अपने हाथ को यूज करके या अपने पैर को यूज करके एज अ यूनिट टू अदर्स, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, तो वो कभी भी जब आप दूसरों को बता रहे होंगे तो वो कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि हाउ बिग द एक्चुअल लेंथ इज। तो या आप कभी भी खुद भी एनालाइज नहीं कर पाओगे कि एक्चुअली में लेंथ है कितनी, है ना। तो बोल रहा है कैसे, अनलेस दे नो द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन और फुट, जब तक कि वो आपके हैंड स्पैन की लेंथ को ना जान लें या आपके फुट की लेंथ को ना जान लें। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि किसी को पता चले, आपने कहा कि 2 हाथ के बराबर है या 10 पैरों के 10 स्टेप के बराबर है, तो पहले उनको क्या करना पड़ेगा, आपके फुट को जानना पड़ेगा, आपके पैरों की लेंथ कितनी है ये जानना पड़ेगा, है ना। आपने हाथ की बात करी तो हैंड स्पैन की बात करनी पड़ेगी, हैंड स्पैन के बारे में पता करना पड़ेगा कि कितनी उसकी लेंथ है। ओके, तो फिर उसके बाद बोल रहे हैं वी सी देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट आर नीडेड। अब हम देखते हैं कि इसीलिए हमें बहुत एक फिक्स यूनिट की जरूरत पड़ती है जिससे कि हम इजीली मेजर कर सकें और सबको पता चल जाए कि हाँ ये इतना होता है, इसकी फिक्स क्वांटिटी ये है, तो इस फिक्स क्वांटिटी को हम क्या बोल देंगे, यूनिट बोल देंगे, ठीक है। दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो कि पर्सन टू पर्सन कभी चेंज नहीं होगी। अगर मेरा 10 है तो आपका भी 10 ही होगा। वो होता है क्या, एक स्टैंडर्ड यूनिट जो सबके लिए होता है, सबको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इनके बारे में जाने बेटा। स्टैंडर्ड मानक उसे कहा जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है मेजरमेंट की, इसके बारे में जानते हैं। तो कहा जा रहा है इन एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम पे द लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज अ डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो पुराने टाइम पे लोग क्या करते थे, उंगली का यूज करते थे, वो यूज करते थे पैरों का यूज करते थे, उंगलियों का वो यूज करते थे, डिस्टेंस का स्टेप बाय स्टेप वो पता लगाते थे ताकि वो क्या कर सके, मतलब इस तरीके की मेथड का यूज करते थे जिससे कि मेजरमेंट के बारे में पता लगा सकें, उनकी कितनी नाप है उसके बारे में पता लगा सकें। कॉमनली यूज यूनिट ऑफ मेजरमेंट थी हमारी उंगलियां, हमारे पैर और ये सारी चीजें, ठीक है। तो द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट have used very good measurement of length because we see evidence in equation of perfectly geometrical constructions, ठीक है। तो अब जो इंडस वैली, जो बहुत पुराना टाइम हम पढ़ते हैं ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा एसएसटी में या आप अब पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मेजरमेंट उन लोगों ने वो यूज करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ, उनके पास अच्छा रहा होगा क्योंकि हम देखते हैं उनके एविडेंस में तथ्य या उनका प्रूफ हमने देखा है कि कैसे उन्होंने खुदाई एक एग्जैक्ट तरीके से खुदाई करिए, परफेक्टली खुदाई करके ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, मतलब कि बिल्कुल ज्यामितीय निर्माण उन्होंने करवाया है, बिल्कुल इतना फिक्स लेंथ में भी, अगर इधर साइड की 10 है तो इधर साइड भी 10 है, इधर साइड 20 है तो इधर साइड भी 20, एक फिक्स ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के साथ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया हुआ है। तो वहां से हम जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब खुदाई हुई थी तो बिल्कुल एग्जैक्ट पता चला था कि क्योंकि वो दब गए थे ना बेटा, खुदाई इसलिए हुई थी कि पूरा का पूरा दब गया था, तो उसके बाद उसकी खुदाई की गई थी, तो बड़े बड़े ऐसा पता चला कि बड़े बड़े शहर शायद उस टाइम पे दब गए थे उस जगह में और फिर उनकी डेथ हो गई थी। तो अब उस समय जब, लेकिन फिर उसके बाद दबने के बाद भी कुछ अवशेष मिलते हैं ना, तो उनसे देखा गया कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वो क्या करते थे, उनके पास मेजरमेंट का कुछ तो था जिससे कि वो यूज करते थे, ठीक है। तो अब क्यूबिट क्या होता है बेटा, एक हाथ, हम जिसे बोलते हैं एक हाथ लंबा, 2 हाथ लंबा बोलते हैं ना बेटा, तो क्यूबिट क्या हो गया, क्यूबिट हैज अ लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर, हमारी कोहनी से फिंगर तक की लेंथ, कोहनी का पोर्शन यहाँ तक आएगा ना, तो हमारी कोहनी से यहाँ से फिंगर तक का जो पोर्शन होगा उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, ये यूज किए जाते हैं। एंशिएंट टाइम पे क्यूबिट के फॉर्म में यूज किया जाता था। फिंगर टिप्स वाज यूज्ड इन एंशिएंट इजिप्ट एंड वाज आल्सो एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इजिप्ट में इस क्यूबिट का बहुत यूज किया जाता था चीजों को नापने के लिए, और साथ ही साथ इजिप्ट के अलावा एक एक्सेप्टेड यूनिट ये थी अदर वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में भी, मतलब कि एक हाथ के बराबर हम कहते हैं, तो एक नापने की एक यूनिट के
बारे में इसे माना जाता था। साथ ही साथ पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, पैर का भी यूज करते थे एक लेंथ की यूनिट के फॉर्म में। डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग कोने में, द लेंथ ऑफ द फुट वॉज वेरिड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन, और पैर की लेंथ भी रीजन टू रीजन, मतलब कि किसी जगह के लोगों के पैर बड़े होते हैं, किसी जगह के लोगों के छोटे होते हैं, किसी देश में बड़े, किसी देश में छोटे देखे जाते हैं। रीजन टू रीजन ये अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे हम अपनी क्लासरूम में ही देखते हैं ना बेटा, अलग अलग सबके पैरों का नंबर अलग अलग है, सबके पैर बड़े छोटे, किसी के बड़े हैं, किसी के छोटे हैं, तो ये अलग अलग होता था। लेकिन कोई ऑप्शन था नहीं तो उस टाइम पे फिर इसका भी यूज कर लेते थे। पीपल मेजर्ड अ यार्ड ऑफ क्लोथ, मतलब कि कपड़े का जो गज होता है, बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिम। तो वो क्या करते थे, जब लोगों को कपड़े का नापना होता था ना कितना लंबा कपड़ा है, तो वो क्या करते थे, एक किनारा पकड़ते हैं कपड़े का, अभी भी ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा, एक किनारा पकड़ा और अपनी चिन, अपनी ठुड्डी तक के पोर्शन तक को नापते हैं और वहां से आइडिया लेते हैं। तो द रोमन्स मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप्स, तो जो रोमन्स थे वो क्या करते थे, वो मेजर करते थे अपने स्टेप्स से या पेस से, पैरों की लेंथ से वो पता लगाते थे। तो इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज वर एन अंगुल। तो जो एंशिएंट इंडिया में एक अंगुल बोलते हैं ना, इतना बड़ा है को एक अंगुल बोल देते हैं। तो एंशिएंट इंडिया में यानी कि पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, छोटी छोटी लेंथ को नापने के लिए उंगली का यूज करते थे, फिंगर का, और मुट्ठी फिस्ट का भी वो ऐसे यूज करते थे। इवन टूडे वी कैन सी फ्लावर सेलर यूजिंग देयर फॉर आर्म अ यूनिट ऑफ लैंड फॉर गार्डलैंड इन मैनी टाउन ऑफ इंडिया। तो अभी भी आपने देखा होगा जो फ्लावर बेचते हैं ना, वो लोग ऐसे यूज करते हैं, अपने फोर आर्म का यूज करते हैं, मतलब हाथ का अपने यूज करते हैं नापने के लिए। गार्डलैंड की उसको नापने के लिए अलग अलग टाउन्स में यूज किया जाता है, जिससे कि उन्हें आइडिया होता है कि हाँ कितना उन्होंने देना है। मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी इन यूज एज यूनिट ऑफ लेंथ वैन कन्वीनियंट। तो जब भी कन्वीनियंट में सुविधाजनक, सुविधा के हिसाब से, सुविधाजनक हिसाब से, सुविधा के अनुसार अभी भी बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स ऐसे हैं जो कि नापने में यूज करते हैं। ओके, तो एक यूनिट के फॉर्म में यूज किया था, लेकिन उसे स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे। ओके, उसे स्टैंडर्ड यूनिट नहीं कहेंगे, लेकिन मेजरमेंट के यूनिट के फॉर्म में अभी भी लोग उसे यूज करते हैं। ठीक है, अब क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि however everyone's body parts could be slightly different size। तो जबकि हमें पता है कि हर एक ही बॉडी के पार्ट क्या होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, थोड़ा बहुत अलग जो ऊपर नीचे तो होता ही है ना। दिस मस्ट हैव कॉज्ड कंफ्यूजन इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में ऑफकोर्स कंफ्यूजन कॉज करेगा। जैसे मैंने कहा आपकी फुट स्टेप 10 हो रहे हैं तो आपके फ्रेंड के 12 हो सकते हैं, वो बोलेगा नहीं मेरे तो 12 हो रहे हैं, तुम्हारे 10 हो रहे हैं, तुम्हारा गलत है। आप बोलोगे नहीं आपका गलत है, तो ये कंफ्यूजन ही क्रिएट करता है। ओके, इन 1970 द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। सॉरी 1790 बेटा, इन 1790 में फ्रांस ने क्रिएट किया एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिसे कि मैट्रिक सिस्टम के नाम से जाना गया। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी के लिए, मतलब कि एक ही आंसर आए, एक ही चीज आए, उस चीज के लिए इन्होंने फाइंड किया। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो एक यूनिफॉर्मिटी आए, उनकी लेंथ में यूनिफॉर्मिटी आए, इस चीज के लिए साइंटिस्ट ने, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड यूनिट का मेजरमेंट के लिए, नापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट जो था उसको एक्सेप्ट किया। The system of units now used is known as the international system of unit। तो अब जो सिस्टम यूनिट यूज किया जाता है इसको किस नाम से जाना जाता है बेटा, अब इसे कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसे IS ना कह के SI कह दिया जाता है। ठीक है, तो द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर। तो SI यूनिट, लेंथ की जो SI स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमेशा मीटर होती है, यानी कि अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6। देखिए मीटर स्केल दिखा रखी है ना, आपने देखी है ना स्केल, तो सभी ने मीटर स्केल देखी होगी। तो ये क्या होती है, लेंथ को नापने के लिए, लेंथ को नापने के लिए जैसे यूनिट का यूज किया जाएगा, जैसे कि 15 बोल दोगे आप, 15 आगे क्या, मीटर। ठीक है, तो नापने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसे हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट। तो ठीक है, तो फिर बोल रहा है ऑल्सो शोन इन द टेबल द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। और साथ ही साथ आपके ज्योमेट्री बॉक्स को खोलिए, देखेंगे उसमें 15 सेंटीमीटर का जो स्केल है वो वहां पे प्रेजेंट होगी। ईच मीटर, अब देखो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपके मैथ्स में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। तो मतलब कि एक मीटर को वो आप
एक मीटर को आप इक्वल पार्ट में जब आप तोड़ेंगे या डिवाइड करेंगे तो 100 पार्ट इसके आप बना सकते हैं, बराबर इक्वल 100 पार्ट आप इसके बना सकते हैं, कॉल्ड सेंटीमीटर। यानी कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर के आप 100 पार्ट कर सकते हैं और उन 100 इक्वल पार्ट आप कर सकते हैं और उन 100 इक्वल पार्ट्स को हम क्या बोल देंगे, सेंटीमीटर। ओके, ईच सेंटीमीटर हैज, अब सेंटीमीटर को भी आप डिवाइड कर दीजिए, ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। तो अब वो जो 100 सेंटीमीटर आया उसको फिर से डिवाइड कीजिए, 10 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड होगा तो वो क्या हो जाता है, मिलीमीटर। यानी कि 1 मीटर बराबर होता है किसके, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ओके, यानी कि 100 सेंटीमीटर बोलो या 1 मीटर बोलो, बात एक ही है, लेकिन यूनिट यहाँ पे को दो अलग अलग है, एक है मीटर और दूसरी है सेंटीमीटर। ओके, एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 10 मिलीमीटर। तो यानी कि आप 1 सेंटीमीटर बोलो या 10 मिलीमीटर बोलो, एक ही बात है। ओके, फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, अब ये तो हो गई छोटी छोटी डिस्टेंसेस के लिए, लेकिन अगर बहुत लंबी डिस्टेंस है तो उस टाइम पे क्या करेंगे, तो फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस मीटर इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। अब एक मीटर इसके लिए सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से मून की डिस्टेंस नापेंगे तो हम कहाँ से उतने सारे मीटर लाएंगे ना, तो उस मीटर एक कन्वीनियंट यूनिट नहीं थी, लेकिन छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए ये एक बहुत अच्छा यूनिट हमें मिला। ठीक है, वी डिफाइन अ लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ, हम डिफाइन करेंगे लार्जर यूनिट, लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट, इट इज कॉल्ड किलोमीटर। नेम तो सुना है ना आपने किलोमीटर का, तो सबसे लंबी जो यूनिट होती है उसे किलोमीटर कहा जाता है। यानी कि 1 किलोमीटर पता है आपको कितने मीटर के बराबर होता है, आप 1000 मीटर चलेंगे तब आपसे बोला जाएगा कि आप 1 किलोमीटर चले हो। यानी कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है और 1 मीटर 10 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, एंड 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर, एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। Okay, now we can repeat all our measurement activities using a standard scale and measure in SI unit। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सारी की सारी एक्टिविटीज को रिपीट कर सकते हैं स्टैंडर्ड स्केल से नापने के लिए, ताकि इसके SI यूनिट के बारे में हमें पता चल सके। SI यूनिट मीन्स जैसे कि मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, ये सभी स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसे क्या कह दिया जाता है, SI यूनिट। बिफोर वी डू दैट, इससे पहले कि हम ये करें, वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस। तो हमें सबसे पहले एक एग्जैक्ट तरीका आना चाहिए, हमें तरीका आना चाहिए कि हम कैसे लेंथ को मेजर कर सकते हैं, कैसे डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। अगर हमें ये नहीं आए तो फिर हमारी लेंथ इक्वल या एग्जैक्ट नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कैसे ऐसा करेंगे। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ का करेक्ट मेजरमेंट कैसे किया जाए। इन आवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइस। तो हमारी डेली लाइफ में हम बहुत ज्यादा मेजरिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं। वी यूज अ मीटर स्केल, हम मीटर स्केल का यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द लेंथ को मेजर करने के लिए। अ टेलर यूजेज अ टेप, टेलर के पास एक इंच टेप होता है, आपने देखा होगा। वेयर इज अ क्लोथ मर्चेंट यूजेज अ मीटर रॉड, जबकि एक क्लोथ बेचने वाला क्या करता है, एक मीटर रॉड उसके पास होती है, उसके हिसाब से वो नापते हैं, है ना। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए, नापने के लिए, यू मस्ट चूज अ सुटेबल डिवाइस, आपके पास एक बिल्कुल सही एक सुटेबल डिवाइस आपके पास होनी चाहिए। यू कैन नॉट मेजर द girth of a tree or the size of your chest using a meter scale, लेकिन मीटर स्केल का यूज करके आप ना ही इसकी पेड़ की girth को जान सकते हो, ना ही अपने चेस्ट की साइज को आप जान सकते हो। ठीक है, सभी के लिए नहीं, सबके लिए अलग अलग है। तो हो सकता है कि किसी एक ग्रुप को ये फॉलो कर रहा हो, दूसरे ग्रुप के लिए फिर दूसरा लाना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, इंसेंस एग्जाम्पल, तो बोल रहा है कि मीटर स्केल का आप यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मेजरिंग टेप इज मोर सुटेबल फॉर दिस। तो यहाँ पे को मेजरिंग टेप जो होता है, जो टेप जो आता है वो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सच इज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, जैसे कि आपकी पेंसिल की लेंथ के लिए यू कैन यूज 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। तो 10 सेंटीमीटर की पेन है या आपकी जो पेंसिल है जितने भी सेंटीमीटर की है, तो उसको तो आप इजीली 15 सेंटीमीटर की स्केल से नाप सकते हो ना, और ये स्केल आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में प्रेजेंट होती है ना।
तो आप कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हो। तो इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ फॉलोइंग। तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, इसका ध्यान हमें देने की ज़रूरत है। तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, चलिए देखते हैं। आज हमने जाना किसके बारे में, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस के बारे में। हमने जाना कि पुराने ज़माने के लोगों के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी मीन नहीं होता था, कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, ट्रांसपोर्ट के कोई साधन उनके पास नहीं थे। तो वो क्या करते थे, पैदल चलते थे और बीच में पेट में अपना बहुत बड़ा भारी बोझा कैरी करके वो जाते थे। ठीक है, तो फिर लेकिन धीरे धीरे लोगों में डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनानी सीखी, साइकिल बनानी सीखी, बुलेट कार्ट बनानी सीखी, मोटराइज्ड शिप बनाने सीखे, एरोप्लेन बनाने सीखे, बस, ट्रक और साथ ही साथ स्टीम इंजन बनाना उन्होंने सीखा। तो एक डिस्कवरी इन्होंने यहाँ पे करी और 1990 के आसपास हमने एरोप्लेन बनते हुए देख लिए थे, यानी कि 1990 की स्टार्टिंग में ही एरोप्लेन बन गए थे, इतनी ज़्यादा सक्सेस मिल गई थी। उसके बाद कैसे डेस्क चौड़ा है, कितना चौड़ा है, कितना नहीं है, उसके बारे में पता लगाने के लिए हमने यूज़ किया, गिल्ली डंडा का यूज़ किया पहेली और बूझों ने। फिर दोबारा जब यूज़ कर रहे थे उन्होंने देखा कि दूसरा गिल्ली डंडा है तो वो नहीं मेज़र कर पा रहा है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक तार लेते हैं और उसके बाद उससे उसको नापते हैं। तो जब उसने उससे नापा तो उनको उसका अच्छा रिजल्ट मिला और बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट उसका मिला। ठीक है, तो उसके बाद हमने कहा कि कुछ मेजरमेंट हम करते हैं। तो कुछ मेजरमेंट ऐसी होती है, जैसे कि ग्रुप में करना था तो हाथ से नाप के, पैर से नाप के, आप कितना चल पा रहे हो, आपके फुट स्टेप कितने हैं, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे को ट्राई किया कि डेस्क कितना बड़ा है, आपका रूम कितना बड़ा है, आपके रूम की लंबाई कितनी है, आपके रूम की चौड़ाई कितनी है, इस बारे में हमने बात करी है ना। तो उसके बाद हमने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की भी बात करी। हमने कहा कि कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, जैसे कि लेंथ के लिए मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सभी लेंथ के लिए होते हैं और एक अच्छा तरीका है ये नापने का, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट ये है, पूरा वर्ड इसे अप्लाई करता है। ठीक है, और कैसे करेक्ट मेजरमेंट करनी है इस बारे में भी हमने जानेंगे और डिटेल में जानेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसे पढ़िए, रिवाइज कीजिए। ओके, हैव ए नाइस डे।